नमस्कार। परख के आज के अंक में एक बार फिर से हम ऋतुषा तिवारी जी से भारत और चीन के संबंधों पर बातचीत करेंगे। आज की हमारी चर्चा ज़्यादातर जो वर्तमान परिदृश्य है, उसके आसपास केंद्रित होगी। पिछली चर्चा में हम लोगों ने एक ऐतिहासिक समझ बनाने की कोशिश की थी और ख़ास तौर पे हमने 50 के दशक में और सन 62 के युद्ध के बारे में बातचीत की थी कि आखिर चीन किस दिशा में आगे बढ़ रहा था, हिंदुस्तान की विदेश नीति की दिशा और दशा क्या थी और सन 62 का युद्ध अगर हुआ तो उसके पीछे कौन-कौन से कारण थे। आज की हमारी चर्चा इस बात से शुरू होगी कि आखिर ये जो गलवान की घटना हुई, वह क्या एकाएक हुई घटना थी या पहले से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे थे? और अगर और हम थोड़े पीछे जाएँ और ये समझने की कोशिश करें कि पिछले 2-3 दशकों में, एक तो ये कि ऋतुषा जी कि चीन के भीतर किस तरीके के बदलाव हुए, तो क्या वो आर्थिक रूप से भारत से और ज़्यादा मजबूत हो गया? वैश्विक स्तर पर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर गया? क्या इन सब कारकों ने चीन को एक हौसला दिया कि वह भारत की सीमा का अतिक्रमण करे? या फिर एक ऐसी स्थिति हम देखते हैं जहाँ पर चीन और भारत समानांतर चल रहे हैं और ये कुछ छिटपुट घटनाएँ हैं और उनको हम छिटपुट घटनाओं के रूप में ही हमें देखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि कूटनीतिक स्तर पर सारी चीज़ें निपट जाएँ। तो मैं ये चाहूँगा कि जो पिछले 2-3 दशकों में बदलाव की दिशा है, उस संदर्भ में अगर आप कुछ पहलुओं को सामने लाने की कोशिश करें और उसके परिप्रेक्ष्य में फिर गलवान की घटना को रखें, तो हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए, जो कि श्रोता भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, उन्हें बड़ी आसानी होगी। एक प्रश्न जो विद्यार्थियों की तरफ से मेरे पास आया था, वह यह कि वे थोड़ी और स्पष्टता के साथ एलएसी और एलओसी के अंतर को समझना चाह रहे थे क्योंकि आम तौर पर एलएसी जब भी चीन के बारे में कोई खबर हम पढ़ते हैं, तो एलएसी शब्द का इस्तेमाल होता है और जब हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, तो एलओसी शब्द का। तो अगर शुरुआत में आप इस अंतर से आरंभ करें और उसके बाद इस प्रश्न पर आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रितोषा जी। थैंक यू। फिर से मुझे एक बार अपने सेकंड एपिसोड में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और मैं बात लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल से शुरू करती हूँ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे दोबारा जाऊंगी। लाइन ऑफ कंट्रोल की जहां तक हम बात करें, वो एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां पे जो कंट्रोल पार्ट्स हैं, जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसमें जो दो अलग अलग कंट्रोल पार्ट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, उनका डिमार्केशन ये मिलिट्री कंट्रोल लाइन करती है। लेकिन ये किसी भी प्रकार से लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये डी फैक्टो बॉर्डर है। इसको ओरिजिनली हमने सीज फायर लाइन के रूप में भी जाना है और इसको रीडेजिग्नेट किया गया, इसका नाम दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया जब शिमला एग्रीमेंट होता है 1972 में 3 जुलाई को। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बांटा गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और जो पाकिस्तान कंट्रोल पार्ट है वो बेसिकली आजाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में आप समझ सकते हैं उसका डिवीजन। और जो बेसिकली इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो लाइन ऑफ कंट्रोल का, उसको NJ 9842 के रूप में जाना जाता है। तो ये उसका टेक्निकल नाम है। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की जहां तक बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये तो रही हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात। इसी में एक और पेच भी है, क्योंकि एक और सीज फायर लाइन है जो बेसिकली इंडिया कंट्रोल्ड स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का जो है उसको चाइनीज कंट्रोल्ड एरिया से अलग करती है, साइचिन से अलग करती है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि अगर इससे और ईस्ट बढ़ते चले जाएंगे, पूर्व की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ओर पहुंच जाएंगे, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये तो रही LOC की बात। LAC पे आ जाते हैं। LAC जैसा कि पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, बहुत ही एक लूज डिमार्केशन है एक तरीके का, जो इंडिया के द्वारा जो कंट्रोल टेरिटरी है और चाइना के द्वारा कंट्रोल टेरिटरी है उसको आपस में बांटता है। और ये साइनो इंडियन जो डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट के रूप में हम समझते हैं, वहां से ये टर्म पहली बार से शुरू हुआ है। चाओ एंड लाई ने बेसिकली 1959 में एक लेटर में जवाहरलाल नेहरू को जब बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात की थी, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था, ये टर्म पहली बार चाओ एंड लाई ने यूज किया था।
फिर जब बेसिकली आपकी 1962 की बॉर्डर वॉर हो जाती है, तो जो साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको समझने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हमने बार बार यूज किया है। दो तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यूज होता है। अगर बड़ा ही इसका एक सीमित या संक्षिप्त दायरा रखेंगे तो बेसिकली ये सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल वेस्टर्न सेक्टर की है। हमारे 3 सेक्टर्स में लड़ाई है चाइना के साथ, वेस्टर्न, ईस्टर्न और मिडिल। तो केवल यदि वेस्टर्न सेक्टर को ध्यान में रखें तो बस उतना ही अगर ध्यान आ रहा है तो वो लाइन ऑफ हमारी कंट्रोल ही ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उतने पोर्शन का बॉर्डर। तो ये तो इसका नैरो या संक्षिप्त सेंस हो गया, जहां पे आज की तारीख में गालवान का पूरा एक इशू चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख और बेसिकली जो चाइना का तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन है वहां की बाउंड्री की बात है। इस सेंस में अगर एलएसी को देखेंगे तो ये पूरे डिस्प्यूटेड बॉर्डर के बारे में बात नहीं करती, ये सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर के बारे में ये सिर्फ ये आपके वेस्टर्न सेक्टर के बारे में बात करती है। अगर इसका हम बृहद रूप समझे तो बेसिकली बृहद रूप में फिर हम इसको वेस्टर्न के रूप में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रिंसिपल वहां पे भी यूज होता है। लेकिन इसको बहुत ही संक्षिप्त में मोस्टली वेस्टर्न सेक्टर के लिए समझा जाता है। सो अगर इतना क्लैरिटी आ गया है तो हम फिर अगला जो है इस पे बात करते हैं कि 70, 80 और 90 के दशक में जो चेंजेस इंडिया और चाइना के इंटरनली आ रहे थे वो कैसे उनके एक्सटर्नल रिलेशंस को आपस में भी एक तरीके से इम्पैक्ट कर रहे थे। तो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं बॉर्डर को उस कॉन्टेक्स्ट में लेके आऊंगी, क्योंकि शायद हमने उतनी बात नहीं कर पाई है कि जब लड़ाई चल रही थी बासठ की, तो किस तरीके से मतलब एक टाइमलाइन का जो क्लैरिटी रहनी चाहिए वो हमारे पास अभी पिछले एपिसोड में नहीं थी। तो 59 में अगर हम वापस चले जाएं तो हम देखेंगे कि चाओ एंड लाई, जनवरी 59 की बात हो रही है, और जनवरी 59 में चाओ एंड लाई ने पहली बार चाइना का जो क्लेम है बॉर्डर के ऊपर वो एक तरीके से अपनी चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत किया था, और उसमें पहली बार अराउंड 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, 40,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ इंडियन टेरिटरी को बेसिकली क्लेम किया गया था, जिसमें लद्दाख और नेपाल इंक्लूडेड है। तो ये जो है ये पहली बार एक तरीके का असर्शन हमारे सामने आया था क्लियर टर्म्स में कि ये हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसके बाद ही जस्ट अप्रैल में 59 में ही दलाई लामा लासा से निकलकर इंडिया क्रॉस करके एक पॉलिटिकल असाइलम जैसा लेते हैं, और इंडिया इसको पॉलिटिकल असाइलम नहीं मानती, इसको रिलीजियस असाइलम मानती है, लेकिन चाइना इसको पॉलिटिकल असाइलम मानता है। तो ये एक तरीके की आपस में खटपट की शुरुआत है काफी बड़ी। और 60 में ये लोग नई दिल्ली में मिलते भी हैं, चाओ एंड लाई और नेहरू, और ये आपस में जो डेडलॉक क्रिएट हो चुका है 40,000 स्क्वायर माइल का, उसके लेके बात भी करते हैं, दलाई लामा को भी लेकर बात करते हैं, बट ये बात का कोई खास असर पड़ता नहीं है। तो आप 61 में भी जो साइनो भूटनीज बॉर्डर है और साइनो सिक्किमीज बॉर्डर है वो डिस्प्यूट शुरू हो जाती है। तो वहां 40,000 का जो पहली बार क्लेम हुआ था उसमें अब 12,000 स्क्वायर माइल्स और ऐड हो जाते हैं। तो एक तरीके से अब सीमा का विवाद बढ़ता जा रहा है, और अब आप देख सकते हैं कि मतलब ईस्टर्न से वेस्टर्न की ओर पूर्ण रूप से हम धीरे धीरे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज का एक पूरा जत्था इकट्ठा होता चला जा रहा है। अब 62 में जैसा कि हम जानते हैं 15 से 18 नवंबर के बीच में मैसिव एक लड़ाई होती है, मैसिव चाइनीज अटैक होता है ईस्टर्न फ्रंट में, जिसमें ये याद रखने वाली चीज है कि तवांग है, वालोंग है, रेजांग ला है और चुशुल है, इन सब जगहों पर बमबारी भी होती है और चाइनीज ट्रूप्स भी आते हैं। और नेफा रीजन, बेसिकली नेफा रीजन का एक पार्ट जिसको हम बोमडिला के रूप में जानते हैं वो कैप्चर भी हो जाता है चाइना के द्वारा। तो ये जो हमारी टाइमलाइन है इसमें इम्पोर्टेंट अब जो पड़ाव आता है वो है यूनिलैटरल सीज फायर का चाइना के ही द्वारा। और 15 से 18 नवंबर जैसे कि हम जान रहे हैं लड़ाई होती है, 21 नवंबर को वो यूनिलैटरल सीज फायर करता है, और 21 नवंबर को यूनिलैटरल सीज फायर के बाद जो एलएसी है उससे वो 20 किलोमीटर पीछे चला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से वो 20 किलोमीटर पीछे चला जाता है। इसके बाद चाओ एंड लाई एक तरीके से दिसंबर तक एक नोट भेजते हैं जिसमें 3 पॉइंट सीज फायर फॉर्मूला ऑफर करते हैं नेहरू को। इंडिया इसको एक्सेप्ट कर लेता है और कोलंबो प्रपोजल्स के रूप में हम इसे जानते हैं, और वो एक तरीके से एंडोर्स होके एक तरीके का सीज फायर वहां पे बनता है। 63 में हमें एक और धक्का लगता है जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान आपस में एक बाउंड्री सेटलमेंट करते हैं बीजिंग में,
जहाँ पे कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और शिनजियांग प्रोविंस है चाइना की, वहां पे उनके आपस में एक तालमेल बैठता है, और जो पाकिस्तान सीड करता है अपनी टेरिटरी, जो उनको टेरिटरी देता है इस समझौते के तहत 5080 स्क्वायर किलोमीटर की, वो बेसिकली पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की टेरिटरी होती है, जो अपने आप में एक विवादित स्थल है। तो बेसिकली पीओके का जो पूरा बात है, आज की तारीख में पीओके किसके पास है? वो चाइना के पास है, ये याद रखने की बहुत जरूरत है। 65 में फिर से एक बार चाइना और पीओके का इंडिया एक के हिस्सा, बीच में skirmish होती है। हाँ, पीओके का एक हिस्सा चाइना के पास है, कुछ तो चाइना। पीओके का एक ही, हाँ, ओके, पीओके का एक हिस्सा, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा मतलब सबसे बड़ा। 5080 स्क्वायर किलोमीटर उनके पास अच्छा, है। तो ओके, बहुत थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा वो चाइना के पास ओके। है। इसके साथ ही 65 में जो चाइना, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि चाइना पहले 65 का एक और बड़ा हमारा लड़ाई है चाइना के साथ इन दैट सेंस। 69 में एक बार अगर हम फिर से वापस जाएं तो देखेंगे कि हमने कहीं ना कहीं म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पंचशील की बात, और एक तरीके से दोनों की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने की बात, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करने की बात, इस पे फिर से वार्ता शुरू करने की कोशिश हमने 69 में चाइना के साथ की। 65 से 69 हमारे रिलेशन बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में पड़े रहे। एक तरीके का शीत युद्ध जो बाकी बाहर दुनिया में चल रहा था, वो शीत युद्ध हम भी आपस में अपने रिलेशंस में एक्सपीरियंस कर रहे थे। इसी के साथ इंटरनली भी अगर देखें तो इंडियन पॉलिटिक्स और चाइनीज पॉलिटिक्स भी काफी झंझावत वाले दौरों से गुजर रहा था। ऐसा नहीं था कि मतलब दोनों देश बहुत ज्यादा सक्षम हो गए हों, स्ट्रांग हो गए हों। दोनों ही तरफ काफी विवाद इन बातों को लेकर चल रहे थे कि डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स क्या होगी, पॉलिटिक्स का स्वरूप किस तरीके का होगा। यहाँ पे एक तरीके से जो हम प्लान्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हम देख रहे थे कि साल दर साल जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, उसका जो फोकस है वो हमें बदलने की जरूरत है। कभी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर देखने की जरूरत पड़ रही थी, कभी एग्रीकल्चर की, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और उसी तरीके की जो डिबेट्स हैं, चर्निंग्स हैं डेवलपमेंट को लेकर, वही चाइना के अंदर भी चल रही थी। तो कोई बहुत शांतिपूर्व दशक नहीं थे। ऐसा नहीं था कि नेशनल ट्रेजरी दोनों की भरी हुई हो और पैसा सरकारों के पास इकट्ठा हो गया हो। और एक तरीके से इसी बीच आप जान रहे हैं कि चाइना और सोवियत यूनियन का भी आपस में एक शिज्म स्टार्ट हो चुका है। उन दोनों के आपसी संबंध भी वो काफी खराब हो चुके थे। तो ऐसे में चाइनीज डेवलपमेंट, चाइना का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ये सब कुछ एक तरीके से बहुत ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, क्योंकि रशिया के साथ या सोवियत यूनियन के साथ उनके जो संबंध थे खराब चल रहे थे, और रशिया ने अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनको दी जाने वाली हेल्प थी, वो उससे हाथ वापस खींच लिए थे। और हम 60 के सारे दशक में इस तरीके की डिबेट से उलझते गिरते पड़ते किसी तरीके से 70 में पदार्पण करते हैं। 70 बहुत ही एक टर्मोइल वाला, बहुत ही एक उथल पुथल वाला दशक है भारतीय राजनीति के लिए भी और चाइनीज राजनीति के लिए भी, क्योंकि वहां पर एक तरफ माओ जो पूरा एक विजन रहा चाइनीज पॉलिटिक्स को लेके, उसका हम फेरबदल देखते हैं फाइनली। चाहे वो ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रेवोल्यूशन से निकले हुए जिस भी प्रकार के रिजल्ट्स हों, और चाहे माओ का पतन या माओ की लीडरशिप की समाप्ति और तंग शाओपिंग का चाइनीज पॉलिटिक्स में उद्भव हो, और चाहे हमारे यहाँ इमरजेंसी ईयर्स की बात हो, हमारे यहाँ जो एक कांग्रेस सिस्टम में एक बहुत भयंकर बदलाव आता है, चर्निंग आता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन का एक पूरा एक्सपेरिमेंट 66 से लेके 76 तक रहता है, और उनका जो 10 साल का एक पूरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कैंपेन है, जिसमें कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी स्पिरिट को रिवाइव करने की बात की गई है, मैसिव सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक तरीके की चर्निंग को जन्म देता है। वो सब कहीं ना कहीं खत्म होता है उनके राजनीतिक करियर के खत्म होने के साथ ही, और तंग शाओपिंग के राजनीति में उद्भव से। और वहीं पे 78 में चाइना की ओपनिंग अप की बात हम जानते हैं। 78 में ओपनिंग अप जो होती है, उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम जाने कि 72 में निक्सन
रिचर्ड निक्सन जो यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं वो चाइना में एक सीक्रेट विजिट करते हैं और एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन ऑफ यूएस चाइना रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो 76 में माओ के डेथ के बाद जो एक थोड़ा सा चर्निंग है वो गैंग ऑफ फोर के नाम से जाना जाता है। 4 राजनेताओं को उनके और बाकी पार्टी के लोगों के बीच में एक तस्वीर रहती है और माओ की जो विडो होती है उनके साथ ही गैंग ऑफ फोर, वो भी गैंग ऑफ फोर का हिस्सा होती है। तो उनके साथ इस तरीके से मिलके बाकी 3 लोग कहीं ना कहीं तंग शाओपिंग को चैलेंज भी करते हैं, लेकिन 77 तक ये सारा मामला थोड़ा सेटल हो चुका होता है और एक डोमिनेंट फिगर के रूप में तंग शाओपिंग की जो डॉक्ट्रिन है वो कहीं ना कहीं चाइना नेशनल पॉलिसी के रूप में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में अडॉप्ट कर चुका होता है। 79 में फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप चाइना और यूएस के बीच में एस्टैब्लिश हो जाते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटना है उस कॉन्टेक्स्ट में। इसी के साथ बहुत छोटी सी चीजें लेकिन वहां मेंशन करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट वहां पर 1 चाइल्ड पॉलिसी भी 79 में ही लागू कर देती है। अगर हम 80 के दशक को देखें तो 86 से लेकर 90 तक जो चाइना की ओपनिंग अप थी 78 की, जो एक विजन था 78 का, वो कहीं ना कहीं बहुत मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आता है और जो मार्केट इकोनॉमी है और जो प्राइवेट सेक्टर है चाइना का, वो एक तरीके से सबसे ज्यादा 86 से लेकर 90 के दौरान डेवलप होता है, विकसित होता है। इसी के बीच 89 की घटना है जो शायद अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लगभग सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे थिएननमेन स्क्वायर में एक तरीके से जो प्रो डेमोक्रेसी एक सर्ज चली थी, जिसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बहुत आगे थे इस तरीके की डिमांड्स को, ओपनिंग अप सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी होनी चाहिए, इस तरीके की बातें जो हो रही थी। तो उसको तिएननमेन स्क्वायर में जो ओपन फायर हुआ डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर, और जिस तरीके से कर्व की गई इस तरीके की डिमांड, तो ये एक 89 का जो ईयर है ये बहुत अंतरराष्ट्रीय तौर पे चीन को एक नेगेटिव पब्लिसिटी देता है, तिएननमेन स्क्वायर की घटना और लोगों के ऊपर मैसिव फायरिंग। तो इसके बारे में कोई आंकड़ा है क्या कि उसमें कितने लोग मारे गए हैं? क्योंकि कई बार बहुत अजीब-अजीब से आंकड़े आते हैं, अगर आप उसके बारे में कुछ बता पाएँ तो। बेसिकली इंटरनेशनल जो आंकड़े हैं वो क्लियर नहीं है और उनके बारे में भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 89 की जो घटना है, अगर हम अपने भी राजनीतिक मिशन को देखें तो हमारा राजनीतिक मिशन भी 89 में जब तक ये घटना होती है तब तक हमें वहां से निकलने का 2 घंटे या 3 घंटे टाइम दिया गया और हमें निकाल दिया गया। तो फॉरेन प्रेजेंस जो है मीडिया का, चाहे राजनीतिक मिशंस का हो, वो उस दौरान नहीं है। तो ऑथेंटिक आंकड़ा अगर आप फॉरेन सोर्सेज से लेने की समझ रहे हैं तो बड़ा ही मुश्किल है। चाइना के ऑफिशियल आंकड़ा कि कितने लोगों के ऊपर गोलियां बरसी और कितने लोग मरे बेसिकली उसमें, वो 200 है, 200 के आसपास। तो हमारे पास कोई खास इस तरीके का सोर्स नहीं है जिसमें हम कह सकें कि ये 200 से कितना ज्यादा था या 200 से कितना कम था, क्योंकि फॉरेन प्रेजेंस उस समय चाइना में काफी नेग्लिजिबल था। तो ऑथेंटिक सोर्स इसके बारे में जुटा पाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम, बट 200 उनका ऑफिशियल डेथ टोल है। इसी में मतलब 89 में चियांग जेमिन, इस पूरी घटना के दौरान आप देखेंगे कि चियांग जेमिन जो है अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। इनसे पहले जो चाओ जियांग थे वो बेसिकली मार्शल लॉ जो लगाया गया थिएननमेन डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर, उसको अपोज करते हुए वो रिजाइन कर देते हैं। तो चियांग जेमिन एक तरीके से टेक ओवर करते हैं। इसी टेक ओवर के साथ वो लोग अपनी इकोनॉमिक ओपनिंग आपको एकदम इफेक्ट नहीं होने देते। स्टॉक मार्केट्स शंघाई और शेंचन जैसे बिजनेस एरियाज में एकदम खुली रहती हैं। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी सैंक्शंस इंपोज करती है चाइना के ऊपर 89 में इस घटना के चलते, लेकिन चाइना की इकोनॉमी को कोई खास बड़ा धक्का इससे नहीं लगता है। 1992 में हम जान रहे हैं कि सोवियत यूनियन नहीं है, अब रशिया है, और रशिया और चाइना के बीच में पहली बार फ्रेंडली टाइज के नाम से एक ट्रीटी रिस्टोर हो जाती है एक बड़े लंबे समय के बाद। इसी के साथ जो सैंक्शंस 89 में बाकी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी ने किए हुए थे तिएननमेन के चलते, उनका भी खात्मा होता है और 92 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली चाइना की इकोनॉमी को दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी का डिक्लेरेशन देता है कि ये सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई है। और सबसे बड़ी इकोनॉमी ऑफ कोर्स हम उस समय जान रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की है और सेकंड जापान की है।
तो हम जान रहे हैं कि चाइना कहीं ना कहीं अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक सीन में वो पदार्पण कर चुका है, तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। यहीं साथ के साथ अगर हम देखें कि इंडिया के साथ क्या हो रहा था, तो 1991 में हम जानते हैं कि मजबूरन हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो एलपीजी की 3 pronged नीति है, उसको अपनी सुविधा के अनुसार न अपनाते हुए हमें जो हमारी मजबूरियां चल रही थी उनके कारण हमें अपनाना पड़ा। तो उसकी टाइमिंग हमारी चूज की हुई नहीं थी, हमारे सरकारी फंड्स बचे नहीं थे, हमारे ऊपर सरकारी कर्जा बहुत ज्यादा था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एकदम नेगेटिव में चल रही थी। तो ये मजबूरन उठाई हुई एक हमारी कदम 1991 की, और वहां चाइना की जो स्थिति है महाशक्ति में उभरने की, इन दोनों के बीच का जो बेमेल एक तरीके से आप एक कंपैरिजन अब देख सकते हैं, वो शुरू हो चुका है। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा कि चीन महाशक्ति अगर है तो कैसे है, और किन टाइम्स में है, किन परिस्थितियों में है, और हम किस तरीके से डिफरेंट तरीके की मजबूरियों और स्ट्रगल से गुजरते हुए आज यहाँ पर इस पड़ाव पे खड़े हुए हैं। तो ये 1993 बेसिकली भी एक इम्पोर्टेंट टाइम है, बिकॉज अब से चाइना की जो महाशक्ति में उभरने की पूरी एक कवायद है वो काफी तेज हो जाती है। 90 का पूरा दशक चाइना के लिए काफी एक इम्पोर्टेंट दशक है, क्योंकि पहली बार चाइना अपनी करेंसी को भी एक तरीके से नेगेटिवली जो है इम्पैक्ट नहीं करने देता है। मतलब उसकी करेंसी स्ट्रांग होती जा रही है, लेकिन वो उस करेंसी का नाजायज फायदा नहीं उठाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि चाइना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और 97 में हम जान रहे हैं कि इसी वर्ल्ड के इसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, जिसको हम एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में जानते हैं 97-98 में। तो ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली चाइना उस फाइनेंशियल क्राइसिस से दक्षिण एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पूर्वी दक्षिण एशिया और ईस्ट एशिया के कंट्रीज को उबारता है। तो एक तरीके से वो अपने नेबर्स को भी अकेले नहीं छोड़ता है। वो उस स्थिति का फायदा उठाते हुए बहुत मुनाफा कमा सकता था, लेकिन वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू नहीं करता, किसी प्रकार का कोई मुनाफा नहीं उठाता, बल्कि अपनी जो पोजीशन थी रीजनल या क्षेत्रीय जो पोजीशन थी उसको बहुत कंसोलिडेट कर लेता है इस तरीके के अपने आर्थिक बिहेवियर से। तो अगर आज हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर स्टेट सीधा चाइना से कोई लड़ाई मोल नहीं ले रहे हैं, तो उसमें ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि चाइना ने भी उनका साथ लगातार दिया है। जिस समय शायद अन्य अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स बुरी तरीके से साथ छोड़ रहे थे इन एशियन टाइगर्स का, इन एशियन टाइगर इकोनॉमी जिन्हें माना गया था, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, इन सब का जो है साथ ऑलमोस्ट अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में छोड़ दिया था, लेकिन चाइना ने इनको एक तरीके से बचाया और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से एशिया के इस पूरे देशों के समूह को बाहर निकाला। तो ये उसकी एक पोजीशनिंग है जो आप, या उसकी एक तरीके की जो उसकी मेहनत है उसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सीधा सीधा एक सामरिक मामला नहीं है कि वो ये सारे देश आज की तारीख में यूएस के साथ क्यों नहीं अलाइन हो जाते, या इंडिया को इतना सीधा क्यों नहीं सपोर्ट करते चाइना के अगेंस्ट, क्या चाइना से डरते हैं। मतलब इस तरीके की ही सिर्फ एनालिसिस एकदम ठीक नहीं होगी, वो 10% हो सकती है 100 में से वो बात, लेकिन मेजर मुद्दा ये है कि चाइना ने उस रीजन को क्या क्या वापस दिया जब वो एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो ये पूरी हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए हमारे इस आकलन में कि चाइना की और भारत की इन अपने अपने क्षेत्रों में किस तरीके की लीडरशिप उभरी है, किस तरीके से उन्होंने संबंध अपने मजबूत किए हैं या नहीं कर पाए। तो ये एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसा कि मैंने कहा कि 90 में इसकी उभरने की पूरी जो एक दर थी वो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। अब सिर्फ आर्थिक महाशक्ति का मामला नहीं था, थोड़ा सा मिलिट्री भी देख लेते हैं। चाइना मिलिट्री एक्सरसाइजेस ताइवान स्ट्रेट में शुरू कर देता है, 95 में पहली होती है एक्चुअली, जहाँ पे वो अपनी मिसाइल्स टेस्ट करता है। और ताइवान को भी हम बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्से के रूप में जानते हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। हम जानते हैं कि ताइवान का यूएस के साथ एक मिलिट्री टाई अप है,
और जब भी कभी यूएस चाइना के बीच की लड़ाई की बात होती है तो सबसे ज्यादा सरगर्मी जिस एरिया में आती है वो ताइवान स्ट्रेट है। तो चाइना ने 95 में अपनी मिसाइल पहली बार वहां पे टेस्ट भी की और मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट की। तो एक तरीके से वो भी उसका एक डिक्लेरेशन माना जाना चाहिए कि अब हम सामरिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं एटलीस्ट इस रीजन में, इस इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में यूएस के सामने खड़े हो सकते हैं, यूएस को चुनौती दे सकते हैं। तो इसी के साथ 96 में 96 में बेसिकली शंघाई 5 का भी जन्म होता है, जो ये दिखाता है कि क्षेत्रीयता अब अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कारक के रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एटलीस्ट यहाँ पर एशिया में, ईस्ट एशिया में उभर रही है, इमर्ज हो रही है। तो शंघाई 5 में हम जानते हैं कि चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान। और 97 में तंग शाओपिंग की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के साथ ही बहुत जगह रायट्स भी होते हैं चाइना में एक्चुअली। इन रायट्स में ये इम्पोर्टेंट जो चीज है याद रखने वाली वो ये है कि शिनचियान में बेसिकली सबसे ज्यादा रायट्स होते हैं, जो कि वहां का मुस्लिम बाहुल्य प्रांत है। और आज भी न्यूज में अगर आप हम सब देख रहे होंगे चाइना के बारे में तो शिनचियान को लेके बहुत ज्यादा बात होती है। तो 97 में जो शिनचियान के सेपरेटिस्ट मूवमेंट था वो तंग शाओचिंग की मृत्यु के साथ ही काफी ज्यादा उसमें उथल पुथल आती है। और उनके फ्यूनरल के दौरान ही, उनके फ्यूनरल के दिन ही बेसिकली वहां पे कई बॉम्बिंग्स होती हैं, 3 बड़ी बॉम्बिंग्स एक्चुअली होती हैं और काफी लोग मरते हैं, मतलब 100 के आसपास आंकड़ा ऑफिशियल है। हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा 75 है लेकिन वो रिवाइज करके 100 तक पहुंचा है। बट हम जानते हैं कि उसके बाद ही चाइना ये जो सेपरेटिज्म के खिलाफ एक पर्चा आता है वहां की सरकार के द्वारा, और वो कहते हैं कि अगर 3 ग्रेट इवल्स हैं तो उसमें से सबसे बड़ा इवल सेपरेटिज्म है और इससे हमें अपनी पॉलिटी को बचाना होगा, हमें अपनी पॉलिटिक्स को इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग करना होगा। 97 में ही जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि हांगकांग चाइना के कंट्रोल में आ जाता है। ब्रिटेन से उसकी जो पूरी 100 साल की ट्रीटी है वो खत्म होती है। तो 97 98 तक हम ऑलमोस्ट देख चुके हैं, यही एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देख चुके हैं। इंडिया के बारे में मतलब अगर हम देखें तो इस समय जो हो रहा है बेसिकली हमारा जो सामरिक महत्व है वहां पे वो ये है कि हम कहीं ना कहीं पोखरण टेस्ट की बात चल रही है। हम लोग एक न्यूक्लियर महाशक्ति के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल सैंक्शंस लग रहे हैं हमारी उस कोशिश के खिलाफ। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी हम देख रहे हैं कि अब वन पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, हम इस समय मल्टी पार्टी या कोलिशन पॉलिटिक्स के दौर से इस समय गुजर रहे हैं। तो ये एक तरीके से इंडिया का एक जक्सटापोजिशन, या इंडिया को आप उसके साथ तौल के देख सकते हैं कि किस तरीके का चल रहा है। चाइना में इसी के साथ भयंकर फ्लडिंग भी हो रही है जो उनके लिए राष्ट्रीय आपदा के रूप में एक तरीके से हम देखते हैं। तो वहां पे वो जो प्रोजेक्ट्स बनने शुरू होते हैं, 3 गॉर्जेस प्रोजेक्ट्स और डैम्स और वगैरह, इन सब के ऊपर जो एक डिबेट शुरू होती है वो भी इसी दौरान शुरू होती है। क्योंकि शायद सबसे बड़े लार्ज स्केल फ्लडिंग से उस समय चाइना गुजर रहा होता है अपनी 3 बड़ी नदियों के साथ। तो 90 का दशक यहाँ पे जी तो बहुत अच्छे से आपने बताया और मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी इसको देखेंगे वो काफी अच्छे तरीके से चीन के भीतर हुए बदलावों और चीन ने अपने पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध बनाए इसको समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि राजीव गांधी के दौर में भारत और चीन का संबंध थोड़ा सुधरना शुरू हुआ, लेकिन उसमें बहुत गर्माहट आगे तक नहीं आई। तो अगर उस संदर्भ को हम लें और हम ये देखें कि नरेंद्र मोदी के समय में ऐसे कौन से कारक थे जिनके चलते कम से कम मीडिया में तो ये लग रहा था कि चीन से हमारा संबंध काफी बेहतर हो रहा है, लेकिन एकदम से ऐसी घटना होती है जिससे लगता है कि चीन हमारी सेना के भीतर सीमा के भीतर घुस आया है और हमारे जवानों के साथ हिंसक झड़पें होती हैं, हमारे कई जवान मारे भी जाते हैं और शायद उनके भी जवान मारे गए हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां पर लगता है कि अगर बात नहीं सुलझती है कूटनीति से, जिसकी कोशिश काफी समय से हो रही है पिछले कई महीनों से, शायद युद्ध की नौबत आ जाए। तो आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसके चलते गलवान जैसी स्थिति आई? मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा 90 के दशक में भारत और चीन के संबंधों को बताते हुए इस पहलू पर आए तो ज्यादा अच्छा।
बल्कि मैं अब जो हमने 60 का पूरा दशक इनफैक्ट देख लिया था, तो भारत और चीन के साथ के बीच में 70 से क्या हो रहा है, बल्कि मैं वहां से पिक करूंगी बात। जी हम जान रहे हैं कि बेसिकली अब जो 62 के युद्ध के बाद और 65 के उस पूरे लड़ाई के बाद इन दोनों के बीच के संबंधों में काफी खटास आ जाती है। तो एक तरीके से जो 74 का बेसिकली हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट रहता है, वो उसको लेकर चाइना ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कंडेमनेशन जारी करता है, क्रिटिसाइज करता है। और सिक्किम भी का भी मर्जर अगर आप ध्यान दें तो 75 में होता है, तो सिक्किम के मर्जर को लेकर भी वो कंडेमनेशन करता है। 76 में 15 सालों बाद चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक जो वार्तालाप है उसको रिस्टोर करते हैं। तो 15 साल का लंबा डिप्लोमेटिक एक हाइटस रहता है युद्ध के बाद से, जिसमें ये दोनों के संबंध बिल्कुल नहीं थे, केवल कंडेमनेशन की ही भाषा एक दूसरे को दी जा रही थी, निंदा की जा रही थी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, और एक दूसरे को लेके बहुत ही बिटर माहौल बना हुआ था। तो इस जब ये डिप्लोमेटिक रिलेशन रिस्टोर होते हैं, तो पहले एम्बेसडर जो बनते हैं इस रिस्टोरेशन के बाद, वो के आर नारायणन होते हैं, और 76 में वो जाते हैं चाइना। 76 में ही पहले चाइनीज एम्बेसडर यहाँ आते हैं, और उनका नाम चन चाओ युआन होता है। और वो इस तरीके से हम जान रहे हैं कि पहली ऐतिहासिक जो विजिट होती है हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, अटल बिहारी वाजपेयी की, इस पूरे लंबे काल के बाद, वो बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी 79 में जाते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेशंस में सुधार होना शुरू होता है। हालांकि 86 में ही जो डिफरेंसेस हैं वो फिर से निकल के आते हैं, मतलब ये जो 5-6 साल की जो मेहनत होती है वो 86 में थोड़ी बहुत फेल हो चुकी होती है, क्योंकि मैकमोहन लाइन के ऊपर फिर से विवाद शुरू हो जाता है कि उसकी प्रिसाइज लिमिट क्या है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश वाला मुद्दा वहां से शुरू होता है, और उसमें समदौरंगचू जो एरिया है, बेसिकली समदौरंगचू को लेकर काफी एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उसी में बीजिंग या चाइनीज गवर्नमेंट बेसिकली एक तरीके से जो अरुणाचल प्रदेश का फुल फ्लेजेड स्टेट बनना होता है उसकी भी निंदा करता है, और इनके संबंधों में फिर से खटास शुरू होती है। लेकिन 88 में राजीव गांधी, जैसा कि आपने मेंशन किया, वो चाइना विजिट करते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से, अब इतने लंबे टाइम के बाद वो जा रहे हैं, और एक एग्रीमेंट होता है कि जॉइंट वर्किंग कमिटी बनेगी, ग्रुप बनेगा बाउंड्री क्वेश्चन पर, स्पेसिफिकली सिर्फ बाउंड्री क्वेश्चन पे, और जो ज्वाइंट ग्रुप एक बनेगा इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। तो ये दो ऐतिहासिक मुद्दों पर उनमें आपस में साइनिंग होती है। और चाइनीज प्रीमियर इतने सालों बाद जो पहले विजिट करते हैं अब दोबारा, वो ली फंग होते हैं जो 1991 में आते हैं। तो 31 साल बाद एक चाइनीज हेड ऑफ द स्टेट इंडिया फिर से विजिट करते हैं, और फ्रेंडली कंसल्टेशंस की इनकी शुरुआत होती है। राजीव गांधी के बाद जो नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो नरसिम्हा राव होते हैं, और इनके दौरान भी एक काफी ऐतिहासिक ट्रीटी साइन होती है जो बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर फोकस करती है। ये एग्रीमेंट होता है, और इंडिया चाइना का एक एक्सपर्ट ग्रुप भी बनता है जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ऑफिसर्स का एक मिक्सचर होता है। तो आज भी वो चीज कंटिन्यूड है। हम जानते हैं कि अर्ली वार्निंग जो साइन होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, वो जब भी इमर्ज करते हैं, तो उनको मिटिगेट करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं काबू में रखने के लिए आपको इस तरीके के ट्रैक 2, ट्रैक 3, यानी कि चंद्रशेखर और वीपी सिंह के दौर में कुछ खास चीन संबंधों में नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे थे, नरसिम्हा राव के काल में कुछ हुआ। जी 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 जी। तो ये जो एक इंडिया चाइना एक्सपर्ट ग्रुप बनता है वो आज भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज जब भी हमारे संबंधों में तनाव होता है तो हम इसी प्रकार की जो हमने एक ग्रुपिंग्स तैयार कर रखी जो आपस में बात करना शुरू कर दें, जिनके तहत कम से कम डायलॉग कंटिन्यू रहे, वो ये सारे ग्रुप्स हैं, और ये हमारे मैकेनिज्म्स हैं कि कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ने से रोकें, और कहीं ना कहीं वहीं पे बातचीत से कोई हल निकालने की कोशिश करें। तो 90 जैसा कि मैंने बोला कि नरसिम्हा राव के बाद जो इम्पोर्टेंट विजिट है वो के आर नारायणन की भी है, जो एज वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं। और 95 में फायदा ये होता है कि जो आपका सुंदोरंगचू वैली में एक बहुत लगातार टेंशन बना हुआ था, उसमें इंडिया और चाइना अपने अपने ट्रूप्स वापस ले लेते हैं। तो जो चीज जो इसकी लड़ाई की स्थिति 86 से बनी हुई थी, वो अब 96 में 95 में जाके कहीं ना कहीं थोड़ी रिजॉल्व होती है।
96 में अगले चाइनीज प्रेसिडेंट जो चियांग जेमिन थे वो भी इंडिया आते हैं, और यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मिलिट्री एग्रीमेंट होता है जो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जो सीबीएम्स जिनको कहा जाता है, उसके बारे में होता है, और मिलिट्री फील्ड के ही ऊपर फोकस किया जाता है, एलएसी के ही ऊपर फोकस किया जाता है। और हमारे पास एक और मैकेनिज्म आता है मिलिट्री डिस्प्यूट की बजाय बातचीत करके हल ढूंढने का, सीबीएम्स के रूप में। इससे इसके बाद जो है इंडिया चाइना जॉइंट वर्किंग ग्रुप बेसिकली दिल्ली में फॉर्म होता है, और ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ये लगातार अब इसके बाद मीटिंग करता है, कई राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स होंगे जिसमें इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी के बीच में जो काफी फेमस भी रहा जॉर्ज फर्नांडिस जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका ये स्टेटमेंट कि चाइना इंडिया का एनिमी नंबर 1 है, वो कहीं ना कहीं इन सीबीएम्स को पीछे धकेल देता है, कहीं ना कहीं इन सीबीएम्स को चोट पहुंचाता है। और 98 में जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट होता है उसको भी चाइना काफी स्ट्रांगली कंडेम करता है अंतरराष्ट्रीय पटल पर। तो बल्कि एनपीटी पे साइन करने के लिए काफी जोर भी देता है। हालांकि अगर ध्यान से देखा जाए तो चाइना इंडिया के आपस के रिलेशन उतने खराब नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलाश मानसरोवर लद्दाख की जो बेसिकली रूट है वो इसी समय रीओपन होती है पहली बार। तो एक आपस में जो संबंध सुधारने की कोशिश है, कवायद है, वो जारी रहती है। 99 में हमारा जो कारगिल युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, वहां पे भी चाइना न्यूट्रल रहता है, और सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंडिया के साथ अपना जो सीबीएम्स के थ्रू इमर्ज हो रहा था उसको डिरेल नहीं होने देता। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में जो बातचीत चल रही थी वो यथावत चलती रहती है, और 99 में चाइना कोई साइड नहीं लेता। तो ये एक तरीके से इन लोगों के संबंध जो आपस में लगातार बन रहे हैं उसका द्योतक है। दलाई लामा को लेके लेकिन उसकी अच्छी खासी इंडिया के साथ एक वैर रहती है, और वो कहता भी है कि आप अगर बायलैटरल रिलेशन लगातार सुधारना चाहते हैं तो आपको दलाई लामा की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं इंडिया में रहते हुए उन पे कहीं ना कहीं विराम लगाना होगा। और 99 में वो दलाई लामा का नाम लेते हुए इस तरीके की बात न्यू दिल्ली तक किसी तरह पहुंचाने की कोशिश करता है। अब दलाई लामा से ही जुड़ी हुई अगली घटना भी है जो हमारे संबंधों को फिर थोड़ा और परेशानी में डाल देती है, जिसमें करमप्पा लामा जो होते हैं वो चाइना से भाग के धर्मशाला में आ जाते हैं, और जो प्रीवियस दलाई लामा है उनके साथ जुड़ जाते हैं, और ये सन 2000 की बात है। तो उस समय फिर से पॉलिटिकल असाइलम वर्सेस रिलीजियस असाइलम, पंचशील का क्या पार्ट माने क्या ना माने, इन सबको लेके चाइना और इंडिया के बीच में एक तरीके की खटपट शुरू हो जाती है। चाइना की इस बात को इंडिया मानता है कि वो पॉलिटिकल असाइलम नहीं दे रहा है। वो कहता है कि चाइना कहता है कि आप पॉलिटिकल असाइलम दे रहे हैं, ये कहते हैं कि हम रिलीजियस असाइलम दे रहे हैं, और हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ से कैरी आउट नहीं होने देंगे। और इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि हाँ 17वें करमप्पा यहाँ पर हैं, लेकिन उनको रेफ्यूजी स्टेटस हम नहीं देंगे। तो ये जो पॉलिटिकल असाइलम ना देने की बात है वो वहीं से इंडिया एक तरीके से ऑफिशियली मान लेता है। और हालांकि दलाई लामा की तरफ से और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी इंडिया के ऊपर काफी प्रेशर चल रहा है कि उनको एक पॉलिटिकल रेफ्यूजी का स्टेटस दिया जाए। आज भी पॉलिटिकल रेफ्यूजी का स्टेटस दलाई लामा के पास नहीं है इसी एग्रीमेंट के चलते। और हमारा सन 2000 में एक अच्छा खासा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी होता है। ये जो एक टर्म आप यूज कर रही हैं पॉलिटिकल असाइलम और रिलीजियस असाइलम, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? क्या वो राजनीतिक गतिविधि? जी, पॉलिटिकल असाइलम बेसिकली अगर आप किसी को ग्रांट कर रहे हैं तो फिर आप उसको रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट कर रहे हैं, और उसके साथ ही कहीं ना कहीं बहुत सारे राइट्स हैं जो आपके परव्यू में आ जाएंगे। तो रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट करने पे काफी सारे राइट्स की बात शुरू हो सकती है। उसके साथ फिर एक पूरा एक लीगल पैराफर्नेलिया है, आप लीगली उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज एन एंटिटी प्रेजेंट इन इंडिया हु इज फॉरेन बट हैज सम राइट्स। तो जब आप रिलीजियस असाइलम की बात करते हैं तो आज अगर आप देखें कि क्या क्या बंदिश हैं दलाई लामा पर, उनके पास कोई राइट्स नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एकदम नहीं है। आप उनको एक हर एक चीज का क्लियरेंस लेने की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से,
और आप उनसे डायरेक्टली भी नहीं मिल सकते हैं। पॉलिटिकल असाइलम भी जिन्हें मिला है उनमें भी एक पूरी प्रोटोकॉल फॉलो होगी, लेकिन जो राइट्स का एक्सपेंस होगा, जो उसका विस्तार क्षेत्र होगा, वो कहीं ज्यादा होगा। तो आप कोई भी फॉरेनर सीधा जाकर तिब्बतन कॉलोनीज जो हैं, सेटलमेंट कॉलोनीज हैं, उनमें डायरेक्टली विजिट नहीं कर सकता है। उसके लिए उनको पहले एक पूरी लोकल आईबी से इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी और उसके बाद परमिशन लेनी होगी। तो ये इतना सीधा सीधा एक्सेस का मामला जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो रिलीजियस रेफ्यूजीज के रूप में होने के कारण जो तिब्बतन्स भी हैं उनके कोई राइट्स नहीं है, जिसको लेके अच्छा खासा यहाँ पे एक मूवमेंट भी है तिब्बतन सेटलर्स के राइट्स को लेकर। और कहीं ना कहीं ये बात कही जाती है कि अब इतने दशक जिनकी यहीं पर जन्म हुई, तो क्या उनको भी राइट्स नहीं मिलने चाहिए कोई? तो ये जो मामला है वो इसी बात से जन्म लेता है कि आपके पास पॉलिटिकल रिफ्यूजी के रूप में तो इनिशियली आया ही नहीं वो मौका जहां से आप आगे के राइट्स की बात कर पाते। तो सन 2000 तक की बात तो हमने देखी। इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने की आप जो बता रही है काफी रोचक तरीके से बता रही है चीजों को। उसमें बस यही है कि हमारा जो लक्ष्य समय था उससे वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि जिनको रुचि होगी और मुझे लगता है विद्यार्थियों को अच्छी खासी इसमें रुचि होगी तो पूरा इस वीडियो को देखेंगे। और अभी मुझे लगता है कि कुछ कारकों के बाद हम गलवान पर फोकस करते हैं और शायद वो अच्छा हो। और हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, एक वीडियो में हमारी सारी चीजें रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप आगे बताएं। तो 2006 में हमने नाथुला पास भी ओपन किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी ट्रेड रूट थी, और ये 62 से बंद था। 2006 की एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना है। 2009 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के अरुणाचल की विजिट को चाइना काफी कंडेम करता है, और लेकिन उसी के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है वो पहली बार हम लोग $50 बिलियन का कर पाते हैं, और चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है गुड्स में। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे जो आर्थिक संबंध हैं धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, और उस चीज का ये द्योतक है। इसी के साथ राजनीतिक संबंधों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारणों से जरूर खटास है, चाहे वो अरुणाचल का मामला हो, चाहे सिक्किम का मामला हो, चाहे स्टेपल्ड वीजा का मामला हो, वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर के लोगों का जब वो विजिट कर रहे हैं चाइना तो उनको स्टेबल्ड वीजा देता है चाइना। तो इस तरीके की बात, और हमारी जो एलएसी के भीतर उनके घुसने की इंट्रूजन की बात है वो 2013 में आती है। 19 किलोमीटर वो एलएसी के अंदर घुसते हैं, ऐसा ईस्टर्न लद्दाख में ऐसा पहली बार मामला सामने आता है, और वो कहते हैं कि ये शिनजियांग प्रोविंस का हिस्सा है। हालांकि स्टेटस को फिर से रीस्टोर होता है, लेकिन 13 से ये बात शुरू हो जाती है। अब इसके बाद आपने जैसे कहा कि क्या मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमारी जो संबंध थे वो और अच्छे होते हमें दिखाई दिए, तो संबंध अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर हमारी आर्थिक संबंधों में कहीं ना कहीं खूब एक गर्माहट आती जा रही है। हालांकि राजनीतिक संबंध, जैसा कि मैं कह रही हूँ, उथल पुथल के ही दौर से गुजर रहे हैं। मोदी भी मनमोहन सिंह की तरह अरुणाचल प्रदेश विजिट करते हैं, जो चाइना कहता है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और कहीं ना कहीं फॉरेन मिनिस्ट्री चाइना की जो है वो इसकी निंदा भी करती है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी के ही तत्वावधान में आपस में एक एग्रीमेंट जो इकोनॉमी को लेके लगातार आपका एक्सपैंड होता जा रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। तो 14 से लेके अब तक ऐसा नहीं है कि जो मनमोहन सिंह के टाइम में स्टार्ट होता है एक इकोनॉमिक गर्मजोशी, वो कम हुई हो, बल्कि उत्तर बढ़ ही रही है। और मोदी के री इलेक्शन पे भी चाइना बधाई देता है, और उनके साथ और काम करने की, आगे एक आर्थिक संबंधों को और बेहतर बनाने की जो पहल है वो जारी रहेगी, ऐसा संदेश भेजता है। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि शी जिनपिंग भी आ रहे थे इंडिया, शी जिनपिंग लास्ट ईयर भी आते हैं, काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत होता है। ये सारी चीजें होने के बावजूद, और भारत का चीन के साथ उत्तरोत्तर बेहतर संबंध बनने के बावजूद, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बॉर्डर की जो पूरी एक अवधारणा है उसमें कोई खास अंतर नहीं आ पा रहा है। जो हिस्टोरिकल लेसन्स हैं शायद हमारे एक दूसरे के बॉर्डर के मिसपरसेप्शन को लेकर, वो कंटिन्यूड हैं। वो हिस्टोरिकल लेसन्स शायद दोनों ही साइड्स ने बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देखे हैं, और
जितने अंतर्राष्ट्रीय गुट हैं उनमें हमारी जो सरगर्मी है, हमारी जो प्रेजेंस है, वो कई बार साथ होने के बावजूद, कई बार मुद्दों पर हमारी सहमति होने के बावजूद, जहां तक ये जो एक मुद्दा है बॉर्डर का, उसको लेके हमारी कोई सहमति नहीं है, ये साफ तौर पे दिखाई देता है। तो कई कोऑपरेशन के कारण होने के बावजूद जो एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, जो हमेशा से बकायदा है, वो बेसिकली हमारा बॉर्डर है। तो यहाँ पे मैं गालवान की बात को कहीं ना कहीं सामने लाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि चाहे आपकी कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे जो भी आपने अब तक एक सधी हुई कोशिश की हो, बॉर्डर को लेके जिस प्रकार से एक पॉलिसी अपने आप में अलग इमर्ज होनी चाहिए थी, वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो अगर एक पहल हुई है बाउंड्री डिस्प्यूट वार्ता के रूप में, एक पहल हुई है जॉइंट वर्किंग कमिटीज के रूप में, एक पहल हुई है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में, तो उस पहल को अब अपने नेक्स्ट पड़ाव तक ले जाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लीडरशिप की होती है। तो यदि राजनीतिक लीडरशिप ये सोच रहे हैं कि अगर आर्थिक संबंध बेटर हो रहे हैं तो राजनीतिक अपने आप हो जाएंगे, या सामरिक अपने आप हो जाएंगे, या ये बॉर्डर का मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं है। पिछले किसी भी दशक में ऐसा नहीं हुआ है, तो इस दशक में भी ऐसा होना, ऐसा एक्सपेक्टेशन करना, मुझे लगता है कि वो गलत कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे तो एक पहली बात कि मिसपरसेप्शन आज कायम है इस बात का कि बॉर्डर अपने आप सुलट जाएगा अगर हम बाकी हिस्सों पे फोकस कर लेंगे। ये पहला मिसपरसेप्शन है। दूसरा मिसपरसेप्शन जो ये है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी भी हम बात अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पे जब फोकस करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी वैक्यूम में नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर्स हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में आर्थिक उथल पुथल चल रही है उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो दो अलग अलग तरीके के अलग अलग स्तर पे हम लोग जो महाशक्तियों के रूप में उभरने की लालसा रखते हैं आर्थिक क्षेत्र में, भले ही चाइना उभर चुका है और दूसरे लेवल पे है और हम अभी दूसरे लेवल पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा जो है वो महत्वाकांक्षा भी हमें इस बात के लिए ज्यादा प्रेरित करती है कि हम compete करें। हमारी आपस की राइवलरी भी कहीं ना कहीं हमारे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का एक पहलू है और उसको बहुत ज्यादा निगेट करने की जरूरत नहीं है, उसको एक तरीके से नॉर्मलाइज करके उसका आकलन करने की जरूरत है। हम compete करेंगे ही अगर हमें लग रहा है कि कहीं पर चाइना पीछे जा रहा है और इंडिया उस खाली जगह को भर सकता है, तो हम शायद compete करने लगेंगे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट का स्ट्रक्चर उसी तरीके का है। तो इंडिया और जो यूएस और चाइना के बीच में लगातार जिस तरीके का कंपटीशन हमें दिखाई दिया, ट्रेड वॉर्स हमें दिखाई दिए, कहीं ना कहीं सभी दुनिया के देश ये देख रहे थे और आकलन कर रहे थे इस बात का कि इसमें अब हम कौन सी पोजीशन लें, किस तरफ जाएं, हमें फायदा किस तरफ ज्यादा है। तो यहीं पे अगर मोदी के संबंध चाइना के साथ अच्छे बन रहे थे तो मोदी के संबंध शायद ट्रम्प के साथ भी बहुत अच्छे बन रहे थे। तो ऐसे में जो बैलेंस है वो कैसे बिठाना है, क्या ट्रम्प के पास, अमेरिका के पास इस तरीके की पावर पॉलिटिक्स या प्रेशर टैक्टिक्स ज्यादा हैं कि वो इंडिया के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके, जहां तक चाइना के साथ उसके संबंधों की बात है। तो इसका आकलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फैक्टर को निगेट नहीं करना चाहिए। बायलैटरल का मतलब इन दैट सेंस केवल बायलैटरल होता नहीं है, कभी उसके ऊपर और कौन कौन से एक्टर्स काम कर रहे हैं, उनका प्रेशर किस तरीके का बैठ रहा है, वो हमें हमेशा देखने की जरूरत है। तो मोदी के शी जिनपिंग के साथ पर्सनल अच्छे संबंधों के बावजूद मोदी के अच्छे संबंध ट्रम्प के साथ भी हैं और ट्रम्प और शी जिनपिंग के शायद अच्छे संबंध बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। हम ये जान रहे हैं ट्रेड वॉर्स बहुत ही गति पकड़ चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। तो ऐसे में इन दोनों के संबंधों में भी काफी खटास आएगी मोदी और शी के ना चाहते हुए। तो इकोनॉमिक फैक्टर को उतना ओवर प्ले करने की जरूरत नहीं थी इन दैट सेंस, और ये समझने की जरूरत थी कि एक और जगह हमारे संबंध काफी खराब लगातार चल ही रहे हैं, वो बॉर्डर है, जो आज की बात नहीं है, जो एक लंबी उसकी हिस्ट्री है। तो इस मोड़ से हिंदुस्तान के पास डिप्लोमेसी के लेवल पर या मिलिट्री लेवल पर किस तरह के विकल्प हैं?
आखिर चीन के संबंध में जब हम अपनी नीति बनाते हैं तो हमें और किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जो आपको लगता है कि शायद उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है? एक तो जो आपकी बातों से निकल कर चीज़ सामने आई वो ये कि आर्थिक गतिविधियों को हम बढ़ाएँ, लेकिन उसके साथ ही बहुत अलग से ध्यान दें कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका भी एक समाधान हो, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ें, ना कि दोनों तरफ भ्रम की स्थिति रहे। लेकिन इसके अलावे जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य है जिसमें कि हम कोविड-19 के बाद देखते हैं कि शायद परिवर्तन हो रहा है, शायद चीन और मजबूत स्थिति में आ रहा है। तो हिंदुस्तान के सामने और कौन से विकल्प हैं? किस दिशा में हमारी नीति जा सकती है? इस संदर्भ में आपके क्या विचार? देखिए, एक तो ये बहुत क्लियर है, अगर हमने एक निष्पक्ष अवलोकन किया होगा इस हिस्ट्री का, आपस की हिस्ट्री का, तो हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं जहां तक सामर्थ्य की बात है, चाहे वो सामरिक सामर्थ्य हो, आर्थिक सामर्थ्य हो, हम जानते हैं कि चीन हमसे 20 ही बैठ रहा है, 19 तो नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे में जब हम अपने ऑप्शंस को तौलने की कोशिश करते हैं, मापने की कोशिश करते हैं, तो शायद सबसे मतलब दूरदृष्टि तो हमें यही बताती है कि अगर हमारे पास सामर्थ्य इस तरीके का नहीं है कि हम इस समय उनसे डायरेक्टली एक फेस ऑफ की सिचुएशन लाएं, और क्योंकि हम नेगोशिएट शायद बेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास वो पोटेंशियल और वो कैपेसिटी उनको मैच करने वाली नहीं है, तो हमारा नेगोशिएशन हमारे तो फायदे में होगा नहीं। तो अगर सीधा सीधा फायदा और नुकसान भी देखा जाए, तो जो ऑप्शन आपके पास बचता है वो ऑप्शन बचता है डिप्लोमेसी का, वो ऑप्शन बचता है डी एस्केलेशन का, वो ऑप्शन बचता है डिसएंगेजमेंट का। जब हम डिसएंगेजमेंट कहते हैं तो डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स की बात हो रही है, डिसएंगेजमेंट इकोनॉमिकली नहीं, डिसएंगेजमेंट डायलॉग वाइज नहीं, डिसएंगेजमेंट पॉलिटिकली नहीं, डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स। क्योंकि ट्रूप्स अगर आप आमने सामने हैं, सैन्य बल आपके आमने सामने खड़े हुए हैं, तो वो स्थिति बहुत विस्फोटक है, कभी भी कालवान जैसी घटना रिपीट होती ही है। और वो हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 3 महीनों से मई ऑनवर्ड्स हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, टॉप लेवल पे वार्ता भी चल रही है, लेकिन फिर भी स्थिति काफी विस्फोटक बनी हुई है जहां तक ग्राउंड लेवल रियलिटी की बात है। तो ऐसे में डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स आपके लिए सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। डी एस्केलेशन भी एग्जैक्टली वहीं पे इस्तेमाल होता है कि आप अपना जो एस्केलेट किए हैं सैन्य बल दोनों तरफ, उसको आप कम करने की कोशिश कीजिए और मूव बैक करने की कोशिश कीजिए दोनों तरफ से। तो यहाँ कोई यूनिलैटरल पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बैक ऑफ कर जाए, लेकिन आपको ये पूरी अपनी डिप्लोमेटिक क्षमता के साथ इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना होगा कि हम डी एस्केलेशन डिसएंगेजमेंट करके रहेंगे। और उसमें शायद जो आपकी अंतरराष्ट्रीय एक इमेज है, जो आपकी अंतरराष्ट्रीय लामबंदी है, वो सब पूर्ण रूप से आप जितना यूज कर सकें वो आपको करने की जरूरत है। तो हम देख रहे हैं कि हम एक तरफ रशिया के साथ भी लगातार बातचीत बनाए हुए हैं, इन मुद्दों पे भी बनाए हुए हैं, यूएस के साथ भी बातचीत बनाए हुए हैं। जो हमारी रीजनल ग्रुपिंग्स होती हैं वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि क्या दक्षिण एशियाई जो समूह है देशों का वो भारत को सपोर्ट कर रहा है, क्या पूर्वी दक्षिण एशियाई समूह वो भारत और चीन के बिगड़ते संबंधों को सपोर्ट कर रहा है, कि वो चाह रहा है कि संबंध ठीक हो जाए। तो मतलब इस तरीके के जो कूटनीतिक आपके पास पॉसिबिलिटीज होती हैं डायलॉग की, इसीलिए उनको लगातार आपको स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है ऑफ कोर्स वो डिसएंगेजमेंट डीएस्केलेशन है, लेकिन शायद और भी जो महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म बात है वो ये है कि ब्लूप्रिंट चाहिए। हमें अपने देश के संबंध अगले देश के साथ किस तरीके के अगले 2 सालों में, 5 सालों में और 10 सालों में एनविसाज करने हैं, कैसे सोचने हैं, उसको लेके एक ब्लूप्रिंट चाहिए। तो जो शायद भारतीय विदेश नीति का सबसे कमजोर पहलू है वो है व्हाइट पेपर्स ना होना। अगर आप जो महाशक्तियां हैं या शक्तिशाली देश हैं उनके आप व्हाइट पेपर्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत इलेबोरेट एक अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी दूसरे देशों के बारे में, और दूसरे देशों के साथ आप अपने संबंधों को कैसे विजुलाइज करते हैं आगे आने वाले शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड्स में, उसकी एक पूरी रूपरेखा भी दिखाई देती है। तो ट्रांसपेरेंसी का ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये भी है कि क्या आपने सोचा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या, नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या। अगर हम अपनी विदेश नीति के बारे में कुछ भी सरकारी एक परसेप्शन जानना चाहते हैं तो हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, और वहां पे वेबसाइट में आप एमईए की वेबसाइट पे जाइए, आपको हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी तो मिल जाएगी किसी भी देश के साथ आपके संबंधों की, पर उसका विजन फ्यूचर में क्या है वो नहीं मिलेगी।
तो मुझे लगता है कि इतना नॉन ट्रांसपेरेंट होने की भी जरूरत नहीं है, इतना प्रैग्मेटिक होने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ हम वहां नहीं लिख देंगे जिससे हमारे कुछ नुकसान हो जाए, बल्कि एक ब्लूप्रिंट अगर आपके सामने रहेगी तो आपका एक बहुत क्लियर विजन, कहीं ना कहीं आप दुनिया को, क्षेत्र को और बाकी देशों को बता रहे हैं, तो आपकी पोजीशन की जो क्लैरिटी है उसकी अपने आप में एक स्ट्रेंथ होती है। तो हमारी आदत ही नहीं रही है विदेश नीति में कि हम ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर विजन दें। हम सिर्फ हिस्ट्री या हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी को ही पब्लिक नॉलेज के रूप में सामने लाते हैं, और उसके भी बहुत सारे पोर्शंस नहीं होते हैं एक्सेसिबल। तो 62 के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो आर्काइव्स में भी नहीं है उसके बारे में। बहुत सारी रिपोर्ट हमारे सामने डिक्लासिफाइड आज तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस ऑफ हैविंग अ वेरी क्लियर कट विजन कि आपकी विदेश नीति फ्यूचरिस्टिक कैसी होगी, उसमें हर देश का क्या महत्व है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, जिसको कहते हैं ना मैनेजमेंट या कॉमर्स की भाषा में कि स्वॉट एनालिसिस करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है। तो ये एक तरीके से क्लैरिटी लगभग हर दुनिया के बड़े शक्ति जिसको माना जा रहा है उस देश की आप देख सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी विदेश नीति का विजन क्या है। हाँ, ये तो बात हो गई कि इस पर्टिकुलर देश की क्या पोजीशन है हमारी विदेश नीति में, हमारी अपनी खुद की। जी, एक बिंदु इसमें जोड़ना चाहूंगा और शायद मैं उस पे आपके विचार भी चाहूंगा। एक तो ये कि शायद हिंदुस्तान को अपनी सैन्य शक्ति को ज्यादा मजबूत करना चाहिए, जिससे सामने वाले देश को भी लगे कि अगर वो किसी तरह की हिमाकत कर रहा है तो काफी गहरा नुकसान उससे भी होगा। युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता है, लेकिन शायद हमें खुद को इतना मजबूत करना चाहिए। उस दिशा में कुछ कदम हमेशा उठाए जाते हैं, हर प्रकार के सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। दूसरा से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है, क्योंकि कई बार जो आपके विश्लेषण से जो सबसे अच्छी बात निकल कर सामने आई वो ये कि विदेश नीति का जो पूरा मसला होता है वो ऐसा मसला नहीं है जिसपे कि टीवी चैनलों पे घोषित कर दिया जाए कि हमारे पास कोई राफेल आ गया तो बस हाँ धूल हमने चटा दी, या हमने उनके 4 ऐप्स को बैन कर दिया तो हमने उनको धूल चटा दी। शायद वो इससे ज्यादा आगे बढ़कर एक गंभीर मसला है। तो उस अर्थ में मैं आपका विचार इस बारे में भी जानना चाहूंगा कि क्या ये जो एक ऐप्स बैन की जो पूरी स्ट्रेटजी है वर्तमान सरकार की वो बहुत उपयोगी है? क्या ऐसी स्थिति है कि अगर हम चीन से व्यापारिक संबंध तोड़ लेते तो सिर्फ चीन का नुकसान होगा या हमारा नुकसान नहीं होगा? इसके बारे में अगर आप थोड़ा कुछ बताएं तो अच्छा रहेगा। जी, तो मैं वही आपके प्रश्न को अपने पुराने आर्गुमेंट के साथ ही जोड़ के आगे बताऊंगी कि जो एक चीज और हमारी रह जाती है वो स्ट्रेटेजिक विजन है। और विदेश नीति, जैसे आप कह रहे हैं ना कि क्या न्यूज चैनल पे रोज विदेश नीति डिस्कस हो सकती है, विदेश नीति का आकलन हो सकता है, विदेश नीति बन और बिगड़ नहीं सकती है न्यूज चैनल पे। वहां पे ऑफर नहीं किया जा सकता है कि हम ये रखेंगे, हम वो रखेंगे। आप पिछले 20 सालों की अगर आपकी विदेश नीति आपके सामने है तो उसका एक आकलन कर सकते हैं, एक एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर एक डिबेट परिचर्चा कर सकते हैं। बट आप ये नहीं बता सकते हैं कि हर 2 सेकंड में विदेश नीति बदल जाएगी। मतलब ये इतनी हल्की या इतनी नॉन सीरियस चीज नहीं है। किसी भी पॉलिसी की तरह ये पॉलिसी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजिक विजन पे अगर हम आए कि हमारे पास क्या स्ट्रैटेजिक विजन्स हैं, कहीं स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं, इनको हमने कहीं पे लिस्ट किया है क्या, और अगर लिस्ट किया है तो उनमें कहीं ना कहीं हमारी ट्रेड डिप्लोमेसी, हमारी कॉमर्स, हमारी इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप किस तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका एनुअल टर्नओवर क्या होगा। उस एनुअल टर्नओवर से अगर किसी के साथ बायलैटरल संबंधों की बात है तो उस एनुअल टर्नओवर से आपके कोर सेक्टर्स इकोनॉमी के किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उन कोर सेक्टर्स को किस तरीके का नफा या नुकसान होने की संभावना है। और अगर वो आपके पास है ब्लूप्रिंट, तब आप ज्यादा एक अच्छा आकलन सामने रख पाएंगे कि अगर हमने कोई इमीडिएट स्टेप लिया किसी भी तरीके का, चाहे वो ऐप बैन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट बैन हो, चाहे किसी कंपनी के एंट्री का बैन हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इमीडिएट भी और लॉन्ग टर्म भी। तो जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब ऐप बैन से क्या सिर्फ हमें नुकसान, मतलब उन्हें नुकसान होगा, हमें नहीं होगा। पहली बात तो ऐप बैन कारगर नहीं है, क्योंकि जैसे ही ऐप बैन होता वैसे ही आप जान रहे हैं कि जो मोनोपोलीज हैं या जो शक्तिशाली कंपनियां हैं, चाहे वो इंडियन कंपनीज हो चाहे बाहर की कंपनीज हो, वो तुरंत उन एप्स को खरीद के
उनमें उनका जो मार्केट शेयर है उसको लेने की कोशिश करेंगे, और वो हो ही रहा है। मतलब चाहे इंडिया में जियो हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, वो सभी लोग टिकटॉक को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि टिकटॉक के इंडिया ऑपरेशंस को वो लोग टेक ओवर कर सके और उसकी जो प्रॉफिट का सेगमेंट है उसको वो लोग ले सके। तो ये तो एक सीधा सीधा मतलब काउंटर प्रोडक्टिव आर्गुमेंट है अगर हम ये कहेंगे कि ऐप बैन से चाइना को या इंडिया को कोई खास नुकसान फायदा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। ये स्टेक्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज के स्टेक्स हैं। तो आप अगर एक इधर इस पर बैन लगाएंगे तो दूसरी तरफ कोई और प्राइवेट कंपनी या एंटिटी खड़ी है उसको खरीदने के लिए और उसका प्रॉफिट रीप करने के लिए। तो एक चीज होती है कि विदेश नीति क्या आप केवल डोमेस्टिक पॉपुलर डिस्कोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करेंगे, या विदेश नीति की अपने में कोई गरिमा है, कोई सीरियसनेस है, कोई इम्पोर्टेंस है आपकी नेशनल पॉलिसीज? क्या मीडिया इसको हल्का कर रही है, या सरकार इसको हल्का कर रही है, या कोई भी इलेक्शन का मौसम है तो विदेश नीति बदल जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब जो आप किसी भी तरीके से देश का विजन रखते हैं 10 साल का, 20 साल का, 5 साल का, उसमें इतने जल्दी जल्दी बदलाव नहीं आते। और अगर कोई घटनाएं हो रही हैं, अगर वो काउंटर प्रोडक्टिव हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है आपके गोल्स पर, इस पे भी चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और रियलिटी में जिसको हम डीप स्टेट समझते हैं, डीप स्टेट उसी तरीके से चलता है। मतलब जो हमें शायद दिखाई नहीं देता, जिसके डिसीजंस हमें तुरंत पता नहीं चल पाते, जिसके डिसीजंस आउट इन दी ओपन पब्लिक में स्क्रूटनी के लिए नहीं होते, तो रियलिटी में तो कहीं ना कहीं वही हो रहा है, लेकिन वो आउट इन दी ओपन नहीं है। और एक जो पॉपुलर डिस्कोर्स बनाया जा रहा है वो अजीब तरीके का बनाया जा रहा है कि चाइनीज चीजें हम बैन कर देंगे तो काम चल जाएगा। वहां चाइना इंडिया के बारे में जो भी नेगेटिव खबर इकट्ठी कर सकता है वो इकट्ठी करके अपने न्यूज चैनल्स में एम्पलीफाई करके अपने सिटीजन्स को दिखा रहा है कि भाई इंडिया कितने खराब है, हाँ तो उनके साथ लड़ाई होनी थी, तो वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। हम भी कहीं ना कहीं उसी तरीके की जस्टिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉपुलर डिस्कोर्स और एक्चुअल फॉरेन पॉलिसी, एक्चुअल मिलिट्री पॉलिसी, इनके बीच में बहुत मतलब गहरी खाई होती चली जा रही है। आपकी मिलिट्री भी उस तरीके का कदम नहीं ले सकती जैसा कि पॉपुलर नैरेटिव चल रहा है, क्योंकि पॉपुलर नैरेटिव फैक्ट्स पे बेस्ड ही नहीं है। तो काफी अच्छी परिचर्चा रही, और मैं तो यही बोलूंगा क्योंकि आमतौर पे कुछ अखबारी लेखन मैं पढ़ पाता हूँ जो विदेश नीति से संबंधित लेख होते हैं उनके बारे में। तो ये जो पूरा 2 एपिसोड रहा और ऋतुषा जी ने जिस तरीके से इसको प्रस्तुत किया, उससे एक पूरी अच्छी समझ मेरे सामने बनी भारत और चीन संबंधों के बारे में, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, चीन में किस तरीके के बदलाव हुए, भारत और चीन के भीतर किस तरीके के बदलाव हुए, चीन का अपने पड़ोसियों से कैसा संबंध है। और ऋतुषा जी ने इसको बहुत खुलकर नहीं बोला, लेकिन शायद हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अभी हाल के दौर में हमारे अपने पड़ोसियों से कैसे संबंध है, जहाँ नेपाल से लेके म्यांमार से लेके पाकिस्तान तो पहले से ही रहा है, श्रीलंका तक हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। तो उस दिशा में भी हिंदुस्तान को काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस पूरी बातचीत को सुने और शायद बार-बार सुने, तो हम भारत और चीन के संबंधों के बहुत सारे अनछुए पहलुओं को समझ सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि आगे की हमारी रणनीति क्या हो सकती है। हम खुद को और शायद अपने आस-पास रहने वाले लोगों को इस बारे में सचेत कर सकते हैं कि जो टीवी पर दिखाया जाता है और हर बार जो एक युद्ध का माहौल बनाया जाता है, वह किसी के फ़ायदे के लिए नहीं है। और अगर हम वास्तव में एक विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपना घर मजबूत रखना चाहिए। लेकिन सबसे बेहतरीन रास्ता कूटनीति का रास्ता है, बातचीत का रास्ता है, और उस पर लगातार कोशिश की जानी चाहिए। तो मैं परख की तरफ से ऋतुषा तिवारी जी को काफ़ी तहे दिल से आभार कहूँगा, और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और बहुत विस्तार से आपने बातों को रखा, क्योंकि हमारी जो योजना थी वो एक छोटी बातचीत की थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक टीचर का गुण होता है, उसके हिसाब से ऋतुषा जी ने काफ़ी समझाकर बातों को रखने की कोशिश की। कुछ पहलू जो पीछे छूट गए, जिनके बारे में विद्यार्थियों के कुछ सवाल रहे, उसको उन्होंने फिर से इस एपिसोड में ज़्यादा स्पष्टता से रखने की कोशिश की। तो ऋतुषा जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
और काफ़ी अच्छा लगा कि आपने बातचीत किया। तो आप सब लोगों को धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आप सब परख देखते होंगे और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो परख के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियोज़ को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार।